एपिसोड के स्टार्टिंग में ओल्ड मैन जिनमू को कहते हैं कि तुमने इस ब्लेड को तैयार करा है, पर इतने सारी चीजें होने के बाद भी तुमने भी उस ब्लेड को तैयार करा। जिनमू पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि उसने ब्लेड को तैयार करा है। तो ओल्ड मैन बताते हैं कि वो उसके हाथ को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि हाथों का यह हाल ब्लैक स्मिथिंग की वजह से ही होती है। जिनमू बताता है कि यह सब इंटेंशनल नहीं था, यह ब्लेड खुद ब खुद सिनिस्टर बन गया और शायद इसका रीजन इसका मटेरियल हो सकता है। और जिनमू ने बता देता है कि उसने जिस पत्थर का इस्तेमाल करा है उस पत्थर की पहले एक ट्राइब पूजा क्या करती थी, पर उस पूरे ट्राइब को मार दिया गया और शायद इसी की वजह से पत्थर सिनिस्टर हो गया होगा। वो आदमी बताता है कि उसे कुछ पता है जैसे कि वेपन ऑफ द गॉड कहा जाता है, जिन्हें कि मास्टर ब्लैकस्मिथ ही बना सकते हैं। और कौन इसे बनाता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये वेपन आगे जाकर डिवाइन वेपन बनेगा या फिर डिमोनिक वेपन बनेगा। इसलिए मास्टर ब्लैकस्मिथ जब भी कुछ ऐसा फोर्ज करते हैं हमेशा ही बहुत ध्यान रखते हैं। और फिर वो जिनमू को वार्न करते हैं जैसे ये ब्लेड हमेशा उसके पास ही रहे, अगर ये किसी दूसरे का हाथ लग जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उसे भी हमेशा से लेकर केयरफुल रहना होगा, नहीं तो उसका दिमाग काम करना बंद कर सकता है और ये ब्लेड उसे कंज्यूम कर जाएगी। जिनमू कहता है कि उसे ऑलरेडी इसके बारे में पता है। ओल्ड मैन फिर उन दोनों को अंदर आने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें बिना कहे पता चल गया है कि जिनमू यहाँ पर मूनजांग के लिए स्वॉर्ड लेने आया है, क्योंकि उसके पास तो मास्टर ब्लैकस्मिथिंग की स्किल है, तो वो तो यहाँ पर कोई स्वॉर्ड लेने नहीं आया होगा। ओल्ड मैन फिर मूनजांग से पूछते हैं कि उसे कौन सा स्वॉर्ड चाहिए। तो जिनमू एक्सप्लेन करता है स्वॉर्ड की साइज, हाइट और वेट कितनी होनी चाहिए। और ओल्ड मैन इसी के हिसाब से स्वॉर्ड को निकालते हैं जो कि उन्होंने अपने जवानी में तैयार किया था, पर जबकि इसकी वेट बहुत ज्यादा है, कभी किसी ने इसे नहीं लिया और ये इतना भारी था कि वो उसे उठा भी नहीं पाते। तो जिनमू आकर इसे उठाता है और वो इस स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि ये स्वॉर्ड हेमाटाइट ओर से बना हुआ है जो कि बहुत अच्छे होती है और इसका वेट भी परफेक्टली बैलेंस्ड है। ओल्ड मैन फिर मूनजांग को उसे बस इसे ना देखकर आकर उसे उठाने को कहते हैं। मूनजांग भी सोच रहा था कि वो ये काम काफी आसानी से कर लेगा, क्योंकि जिनमू ने उसके फिजिक की काफी तारीफ करी थी। पर जब मूनजांग इसे अपने हाथ में लेता है तो उसे पता चल जाता है कि कितना भारी है और वो दोनों हाथ लगाकर भी उसे उठाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि जब जिनमू से एक हाथ से उठा पा रहा है तो फिर आखिर वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके भी इसे उठा क्यों नहीं पा रहा। पर मूनजांग फिर इसे बड़ी मुश्किल से उठा ही लेता है। उसके बाद जिनमू स्वॉर्ड के पैसे देने जा रहा था तो मूनजांग कहता है कि पैसे मैं दूंगा, पर ओल्ड मैन मना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए और वो मूनजांग को ये स्वॉर्ड ऐसे ही दे देते हैं। पर जिनमू इंसिस्ट करता है कि उन्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि जब वो दूसरी बार यहाँ पर आएगा तो वो उन्हें ड्रिंक लाकर दे दे, काम हो जाएगा। और फिर ओल्ड मैन जिनमू से थोड़ी बातें करते हैं और उन्हें बातें करने में काफी अच्छा भी लगता है, क्योंकि दोनों को स्वॉर्ड्स और ब्लेड्स के बारे में बहुत कुछ पता है और उन्हें पसंद भी है। ओल्ड मैन फिर बातों बातों में बताते हैं कि जब वो जवान थे उन्होंने बहुत सारे फेमस साइट के लिए स्वॉर्ड तैयार करे थे। फिर उसके बाद मूनजांग एंड जिनमू उन्हें इसके लिए थैंक्स कहते हैं और वापस आ जाते हैं। और मूनजांग जिनमू को बताता है कि स्वॉर्ड का नाम है रेड टूथ, जो कि उन्हें ओल्ड मैन ने दिया है। फिर दोनों के थोड़ा आगे जाते ही उन्हें अपने सामने एक भीड़ इकट्ठा हुई दिखती है और वो दोनों जाते हैं देखने की आखिर क्या हुआ है। और वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक ओल्ड कपल को मार रहे थे। मूनजांग को ये देखकर काफी गुस्सा आ जाता है, पर जिनमू से शांत रहने को कहता है। पर वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था जो कि सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया था। और उसके बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्लू हिल सेक्ट, माउंट पीक सेक्ट एंड रूलिंग फैमिली ऑफ साचियों रहती है, पर वो सब इसको लेकर कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए वो आदमी खुद जाकर उन तीनों गुंडों को मारकर एक अच्छा सबक सिखाता है। जिनमू ये देखकर मूनजांग को वापस चलने को कहता है, क्योंकि उस आदमी ने सिचुएशन को संभाल लिया है। उसके बाद जब दोनों वापस आ रहे थे, मूनजांग पूरे रास्ते में उस आदमी के बारे में ही बात करे जा रहा था। और जब वो दोनों वापस लौटते हैं आयरन ब्रिगेड उन्हें लीडर कहकर वेलकम करती है। दोनों ही समझ नहीं पाते कि आखिर आयरन ब्रिगेड उन्हें लीडर क्यों कह रही है, क्योंकि वेलकम उनके लिए था ही नहीं, ये उस आदमी के लिए था जिसको कि उन्होंने पहले देखा था। यही आयरन ब्रिगेड का लीडर है, योंग मूसोंग। और वो जैसा दिखता है उससे बहुत ही अलग है, दिखता काफी गुस्से वाला है पर काफी हंसमुख है। जिनमू एंड योंग फिर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। योंग बताता है कि उसने सुना है कि जिनमू काफी डेंजरियस है। फिर वहाँ पर सियोइन और जिनसंग भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आए थे मीटिंग के लिए, पर सियोइन जिनमू को मीटिंग में रखना नहीं चाह रही थी। पर योंग कहता है कि जिनमू के अंकल भी इस समय खो गए हैं, तो उसका भी पूरा हक बनता है मीटिंग में रहकर अपना ओपिनियन देने का। जिनसंग कहते हैं कि इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव मैटर है। तो योंग कहता है कि उसने सुना है कि जिनमू एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ही क्या है, उसे अपने टीम में लेना उनके लिए काफी अच्छा होगा। और ऐसा ही कुछ एकरन का भी मानना था। मूनजांग फिर निकल जाता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर भी ऐसा क्या करेगा। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है, पर आगे कुछ बात करें उससे पहले योंग अपने दूसरे मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है। पहला है सेडर जो कि एक साइको है, दूसरा है सियोजिन जो कि एक एवरेज मोंक है, पर वो हमेशा ही लड़कियों के पीछे भागता रहता है, और ये तीसरा है सॉन्गवॉल जिससे बचकर रहना ही अच्छा होगा। और ऐसा करके योंग सभी को इंट्रोड्यूस करता है। पर योंग जिनमू को देखकर सोच रहा था उसके फास्ट लीडर्स ने जैसा कहा था वो जिनमू के पास से कोई भी की को सेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पास कोई की है ही नहीं।
और अब तक योंग भी समझ चुका है कि जिन्मू कोई आम लड़का नहीं है। उसके बाद मीटिंग की शुरुआत होती है और जिनसंग बताते हैं कि उन्होंने जैसे पहले कहा ऊनम की सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। ऊनम के डीप ब्लू सोर्ड सेक्ट को छोड़ दे तो वहाँ पर कोई भी रेप्यूटेबल सेक्ट है ही नहीं। इसी वजह से ब्रोकन फिश ट्रूप उस जगह पर आसानी से कब्जा कर पाई। उन्होंने बस एक बड़े सेट को एस्टेब्लिश नहीं किया, वो ऊनम के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस बन गए। इसी वजह से उनके डीप ब्लू सोर्ड सेक्ट के साथ हमेशा ही वॉर होती रहती है। आम परिस्थितियों में सेंट्रल हेवनली एलायंस को आकर मेडिएट करना चाहिए था, पर किसी रीजन की वजह से वो कुछ भी कर नहीं रहे। इसी वजह से ऊनम की सिचुएशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और इसके बाद व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ने दूसरे मर्चेंट भी काफी इफेक्ट हो रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ब्रोकन फिश ट्रूप को दिया है ताकि वो उनकी हेल्प करें। पर ऊनम की सिचुएशन की वजह से मर्चेंट डर के हमारे अंदर ही नहीं जा रहे, जिस वजह से ऊनम की सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है। योंग कहता है कि उसके हिसाब से मनी सर्कुलेशन को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है ऊनम के अंदर। मोहन कहता है कि यह काम दोनों डीप ब्लू एंड ब्रोकन फिश ट्रूप का हो सकता है, पर योंग कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी का काम हो, पर ना ही उनके पास इसको लेकर कोई सबूत है और ना ही इस बात को ठुकरा सकते हैं। जिनमू कहता है कि जो भी हो रहा है उन्हें वहां पर जाने के बाद इसके बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। मोहन कहता है कि उन्हें कभी ना कभी तो पहले जाकर कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा ऊनम में, पर उसने इससे पहले एक स्पाई को ऊनम भेज दिया है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। तो जब तक वो सभी ऊनम जाकर पहुंचेंगे स्पाई के पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी। इसके लिए योंग मोहन को शाबाशी देता है और इस मीटिंग का पूरा भार उसके ऊपर छोड़ देता है, पर वो मोहन को कहता है कि मीटिंग के बाद आकर उसे बता दे कि मीटिंग में क्या फैसला लिया गया और अब वो कहीं जा रहा है क्योंकि उसे कोई चीज फिगर आउट करनी है। पर वो जाते हुए जिनमू को कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर बैठे रहोगे, चलो दोनों जाकर एक वॉक करके आते हैं, और जिनमू भी इसके लिए मान जाता है। दोनों मार्केट में वॉक कर रहे थे और योंग बताता है कि मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसी की वजह से इंटरनल काम सारे वही संभालता है और योंग को उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। मोहन को पता है कि उसके एक्शंस के ऊपर आयरन ब्रिगेड का फ्यूचर टिका हुआ है और इससे बाहर की वजह से उसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस है। इसी वजह से वो अपने हर एक्शंस को कैलकुलेट करता है, पर कभी कभी इसी की वजह से उसे फैसला लेने में काफी दिक्कत होती है। तो वो आशा करता है कि जिनमू जैसे मोहन को समझे, उसे ऐसा ना लगे कि मोहन कोई खड़ूस आदमी है। जिनमू फिर योंग के साथ चलते चलते डेड एंड पर पहुंच जाता है। जिनमू पूछता है कि आखिर तुम मुझे एक डेड एंड को लेकर क्यों आए, तो योंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के प्लान नहीं कर रहा। जिनमू कहता है लीडर यंग, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कुछ कर भी पाओगे? तो योंग कहता है कि ये बात अभी पता चलेगा जब हम दोनों ट्राई करेंगे। जिनमू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ और दोनों अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। पर योंग कहता है कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है, पर वो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी उन्हें कुछ और काम करना है जो कि इससे बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें पहले ऊनम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। तभी आगे जाकर दीवार पर ठक ठक करता है तो अंदर से गोल्डमैन बाहर आकर कहते हैं कि आज ये बंद है। तो योंग बताता है कि आयरन ब्रिगेड का लीडर योंग है, पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो योंग कहता है कि ब्लैक मूनलाइट, और ये कहते हैं ओल्ड मैन उसे अंदर आने को कहते हैं। जिनमू ये देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। योंग कहता है ऐसे बाहर खड़े मत रहो, अंदर आ जाओ। जिनमू अंदर आकर पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। ओल्ड मैन फिर उन दोनों को यहाँ पर थोड़ा इंतजार करने को कहते हैं। योंग जिनमू को बताता है कि यह ब्लैक मूनलाइट की एक ब्रांच है और वो अभी जिसे मिलने वाले हैं वो सब ब्रांच के ब्रांच लीडर होंगे। ये बस उन्हीं मार्शल आर्टिस्ट को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि उनके सेम रैंक के होते हैं, इसलिए आमतौर पर आम लोग कभी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। पर जिनमू पूछता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो योंग कहता है कि वो चाह रहा था जिनमू का जगह के बारे में पता हो, उसे पता चले कि मुरिम वर्ल्ड में ऐसी जगहें भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मुरिम वर्ल्ड बहुत ही बड़ा और रहस्य से भरा हुआ है जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। जिनमू ये सुनकर सोचने लगता है कि क्या वो ये कहकर मुझे और भी केयरफुल रहने को कह रहा है। जिनमू फिर कहता है कि मैं इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आकर कहता है कि माफ करना तुम्हें इंतजार करवाने के लिए, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई आयरन ब्रिगेड का लीडर योंग। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।